गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साथियों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित आपको नए नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी पादप रोगजनक। और पादप रोगजनक में अपन ने पहले बताया था कि एक होता है कवक, दूसरे होते हैं जीवाणु और तीसरा होता है फाइटोप्लाज्म और आज है विषाणु या वायरस। यानी कि ये जो जीवाणु, विषाणु, कवक और फाइटोप्लाज्म के बारे में जो अपन ने इसकी प्रकृति और गुण के बारे में जो अध्ययन किया, ये एक प्रकार के रोग कारक है जो पादपों में रोग फैलाने का कार्य संपादित करते हैं। तो आज हम अगला रोग कारक डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है वायरस या हिंदी में इसको कहते हैं विषाणु। ठीक है, विषाणु क्या है समझ लें। एक ऐसे सूक्ष्मदर्शी कण है, ये कण क्या करते हैं, सजीव एवं निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों के रूप में कार्य संपादित करता है। वो कैसे, सजीव और निर्जीव, यानी कि एक प्रकार का अविकल्पी परजीवी प्राणी है। यानी कि इसके पास कोई विकल्प होगा, जैसे कोई पादप है तो उसके ऊपर ये सफलतापूर्वक अपना गुण मल्टीप्लिकेशन कॉपियां तैयार कर लेगा, अन्यथा निर्जीव अवस्था में चला जाएगा। सजीव का मतलब क्या होगा, सजीव का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव। और जीवित जीव यहाँ पर कौन है, पादप। अब कोई भी पादप है, ये पादप इस वायरस के लिए एक होस्ट सेल के रूप में काम करता है। होस्ट सेल का मतलब होता है परपोषी कोशिका के रूप में। अब जैसे ही इस पादप को वायरस ने संक्रमित किया तो वायरस उस पादप कोशिका के अंदर जाकर के सजीव की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, ये तो हो गया होस्ट। अब जैसे ही इस विषाणु कोशिका को कोई होस्ट नहीं मिलता है, उस संदर्भ में ये विषाणु निर्जीव के रूप में कार्य संपादित करता है, यानी कि सुषुप्त अवस्था में, शांत अवस्था में पड़ा रहता है। इस कारण विषाणु या वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना है। ठीक है, कोई होस्ट सेल मिलेगी तो वह सजीव की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा, जब कोई होस्ट सेल नहीं मिलेगी तो वो निर्जीव के रूप में कार्य संपादित करेगा। और हाँ, इसको सर्वाइव होने के लिए, अपना मल्टीप्लिकेशन, अपनी समान नई संतति को निर्मित करने के लिए होस्ट कोशिका, परपोषी कोशिका का होना बहुत जरूरी है। यदि वो उसके पास विकल्प नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन या गुणन नहीं कर सकता है। ठीक, परिभाषा क्या है, विषाणु एक ऐसे अति सूक्ष्मदर्शी कण है जो प्रोटीन द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं, और उस प्रोटीन से जो चारों ओर घिरे हुए रहते हैं उसे कैप्सिड कहते हैं। और जो प्रोटीन द्वारा घिरे हुए होते हैं, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा, दोनों प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ एक साथ इसमें मौजूद नहीं होंगे। और ये कण केवल किसी परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद उनकी कोशिकाओं का उपयोग करता है और शरीर के अंदर गुणन या मल्टीप्लिकेशन का कार्य संपादित करता है। तो अभी मैंने बताया केवल और केवल परपोषी कोशिका की, यानी कि जब भी इसको होस्ट मिलेगी तभी अपनी संख्या में गुणन कर सकता है, वायरस कहलाते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको वायरस की परिभाषा। अब इसका कुछ हिस्टोरी
छड़ने के बाद भी ये रस अपनी संक्रामकता को बनाए रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वायरस के द्वारा पत्तियां संक्रमित हुई है। और इन्होंने फिर बाद में इसे नाम दे दिया विषाणु या वायरस, और इसे ही पादप विषाणु विज्ञान का जनक कहा गया है। और बाद में सन 1935 में एक वैज्ञानिक है स्टैनले ने 1935 में तंबाकू मोजेक वायरस दैट इज TMV को एक क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, और इसी कार्य को संपादित करने के लिए स्टैनले को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला 1946 में। ठीक है, तो ये तो थी वायरस की परिभाषा और इसका इतिहास। इवोन वस्की ने इसकी खोज की थी, और इवोन वस्की ने इसकी खोज की थी, और उनके बाद स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने TMV तंबाकू मोजेक वायरस को क्रिस्टल के रूप में आइसोलेट कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, और प्राप्त करने के बाद उसकी पहचान करवा ली थी TMV के रूप में, और इसी कार्य को संपादित करने के लिए 1946 में से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं विषाणु के गुण। परिपक्व विषाणु जो कण होते हैं, उस परिपक्व विषाणु कण को ब्रियोन कहा जाता है। ठीक है, विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ या तो DNA अथवा RNA दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, और ये जो विषाणु कण के अंदर DNA और RNA पाया जाता है, ये चारों ओर से प्रोटीन के आवरण से घिरे हैं। इस प्रकार से ये बड़ा सा प्रोटीन का आवरण है, और इस प्रोटीन के आवरण के अंदर या तो DNA और RNA मौजूद से पाए जाते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। तो जो आनुवंशिक पदार्थ है RNA DNA वायरस है, वो आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन के बने आवरण से घिरा हुआ रहता है। उस प्रोटीन से बने आवरण को क्या कहते हैं? कैप्सिड। ताप और रसायनों के प्रति ये संवेदनशील है, यानी कि अधिक तापमान है, कम तापमान है, या कोई संक्रामक बीमारियां हैं, इनके प्रति ये प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है, उनके प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है, यानी कि इनका उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव है तो नहीं पड़ता है। विषाणु एक अकोशिक जीव जिसमें कोई किसी प्रकार की निश्चित कोशिकाएं नहीं होती है, जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन के बने सूक्ष्म कण हैं। कोई कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने कण होते हैं, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन की कॉपियां तैयार करनी है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये दूसरी परकोशिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम मानव पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका, ठीक है, ये पादप कोशिका का राइबोसोम, और किसी विषाणु कोशिका ने इन पादप कोशिका को संक्रमित कर लिया और विषाणु इन पादप कोशिका के अंदर प्रवेशित हो जाता है। उनके बाद इन पादप कोशिका की अंतर्वस्तु है, अंतर्वस्तु मतलब इसके अंदर जो चीज मौजूद है उसका उपयोग करेगा कौन? वायरस। और वायरस इसका उपयोग करके अपने समान नए प्रकार के प्रोटीन को संश्लेषित करने का कार्य यहाँ पर संपादित हो जाएगा और अपनी कॉपियां तैयार कर देगा। ठीक। दूसरा, अविप्लवी परजीवी। अभी मैंने बताया था आपको कि विषाणु कोशिका को यदि सर्वाइव होना है तो इनको होस्ट सेल की आवश्यकता पड़ेगी, परकोशिक कोशिका की जरूरत पड़ेगी। यदि परकोशिक कोशिका नहीं मिली तो ये प्रकृति में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ये कुछ ऐसे इनके गुण हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अतिरिक्त भी कुछ गुण हैं। इसमें अधिकांश जो पादप विषाणु हैं उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में अधिकांश में क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है। और कुछ हैं जैसे कि कैलिफ्लावर मोजेक विषाणु CMV, कैलिफ्लावर मोजेक वायरस, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है?
बाकी अधिकांश जितने भी वायरस पादप के विषाणु हैं उन पादप के विषाणुओं में क्या पाया जाता है भाई? आयरन। जैसे फॉर एग्जांपल TMV दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, इसके अतिरिक्त ये अविकल्पी परजीवी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के अंदर अपना गुण करता है। पादपों में विषाणु जनित प्रमुख रोग हैं, वो पहला है TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस, दूसरा है कपास का पर्णकुंचन रोग, ये भी विषाणु के कारण होता है। कपास का पर्णकुंचन रोग विषाणु जनित बीमारी है। भिंडी का पीत शीरा मोज़ेक रोग, भिंडी का पीत शीरा मोज़ेक रोग, ये भी विषाणु जनित बीमारी है। मिर्च एवं टमाटर का पर्णकुंचन रोग, ये भी आपकी वायरस जनित बीमारी मानी जाती है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस के द्वारा फैलती हैं, तो इसका पता लगा करके इस कार्य को संपादित कर सकते हैं। वायरस के बाद का टॉपिक है बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। ये संरचना और परिभाषा में बता दिए। वह विषाणु ऐसे वायरस हैं जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं। ऐसे वायरस या विषाणु जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं उसे जीवाणुभोजी कहते हैं। समझे इसको? मान लो ये कोई जीवाणु कोशिका, ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु कोशिका, और इस जीवाणु कोशिका के ऊपर या इन कोशिका को इन्फेक्टेड करते हैं तो उसे जीवाणुभोजी कहते हैं। जीवाणुभोजी की संरचना ये है, ये इसका सिर, ठीक है, हेड, नेक, कॉलर और टेल, पूंछ। सिर, दर्द या इसको हम कॉलर कह सकते हैं। सिर, हेड, कॉलर और पूंछ तीन भागों में विभक्त होता है, ठीक है। हेड है ये जो चारों ओर से प्रोटीन के आवरण के माध्यम से घिरा रहता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। इसके अंदर होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल या तो इसमें डीएनए होगा या फिर क्या होगा? आरएनए। दोनों है तो एक साथ इसमें भी नहीं होते। तो ये न्यूक्लिक अम्ल कैप्सिड के माध्यम से चारों से घिरे रहते हैं। ये कॉलर और पूंछ या पूंछ तंतु, पूंछ या पूंछ तंतु क्या करते हैं? ये जीवाणु की सतह पर बैठने में क्या प्रदान करता है? सहायता करता है। दूसरा, इस पूंछ का क्या कार्य है कि इसमें लाइसोजाइम प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें इस पूंछ में जैसे ही कोई जीवाणु कोशिका इसके टच में संपर्क में आई और जैसे ही जीवाणु कोशिका ऊपर बैठेगा तो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है, दृढ़ और मजबूत होती है। आपको पढ़ा है जीवाणु में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो उस कोशिका भित्ति को गलाने के लिए ये लाइसोजाइम इस पूंछ के माध्यम से स्रावित किया जाएगा ताकि उस जीवाणु की कोशिका भित्ति क्या हो जाए? गल जाए। और गल जाने के बाद धीरे से ये इसके ऊपर बैठ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ का जो आनुवंशिक पदार्थ है, इस आनुवंशिक पदार्थ को इस जीवाणु कोशिका के अंदर क्या कर देगा? स्थानांतरित कर देगा। और यही पर फिर है वो अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, गुणन करेगा, कैप्सिड बनाएगा और कैप्सिड में न्यूक्लिक अम्ल का पैकिंग करवाएगा, ठीक है। और पैकिंग जैसे ही हो जाती है तो इस जीवाणु कोशिका के आसपास क्या करेगा? हाइब्रिडाइज, यानी कि ऐसे ऐसे बहुत सारे जीवाणु इसके अंदर बन गए। अब वही जीवाणु अब यहाँ से क्या आएंगे? बाहर आएंगे तो वही एक इसकी पूंछ है, वही पूंछ है फिर इसकी कोशिका भित्ति को तोड़ देंगे और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज कहाँ आ जाएंगे?
बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन गुणन का कार्य संपादित करता है और ये गंगा नदी के जल को स्वस्थ रखने में भी सहायता प्रदान करता है। कि सर कैसे? ऐसे इसमें ऐसे बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जल में हानिकारक जीवाणु, तो उस जीवाणु का क्या कर देता है? भक्षण कर देता है और गंगा के जल को स्वस्थ रखने का कार्य उस पेप्टिक के पास होता है। तो आप गंगा जल जो गंगा जी जाते हैं, गंगा जल घर के लेके आते हैं, कहते हैं गंगा का जल पवित्र रखने का कार्य, जल को स्वस्थ रखने का कार्य किसका है? इस जीवाणु भोजी का है। बाकी इसके पीछे कोई इसका लॉजिक नहीं। ठीक है, तो ये बात की हमने बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी की। और जीवाणु भोजी की खोज यहाँ पर लिखी हुई है ट्वर्ट ने 1915 में और डी हेरेल ने 1917 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। अगला टॉपिक है वायरस। वायरस क्या होता है? परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पे। वायरस अति सूक्ष्म वर्ताकार ससंयोजक रूप से एकल सूत्रीय नग्न राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। वायरस में क्या होता है? वायरस में क्या होता है? प्रोटीन के कैप्सूल से आवृत न्यूक्लिक अम्ल उसके अंदर होता है। अब इस वायरस में केवल और केवल आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए। और बिल्कुल ही नग्न होगा, इसके चारों कोई किसी प्रकार का कैप्सूल इत्यादि प्रकार की संरचना नहीं होगी, तो उसको कहते हैं वायरस। और ये वायरस किसी पौधे को संक्रमित करेगा और रोग उत्पन्न करने का कार्य संपादित करता है। तो अगेन आपका एक रोग कारक और आ गया वायरस। ठीक है, जिसमें नग्न राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जिसमें कोई किसी प्रकार की कैप्सिड जैसी संरचना नहीं होती है। इनकी खोज टी.ओ. डाइगर ने 1971 में की थी। और इसी खोज के साथ इन्होंने बता दिया था कि आलू का जो तर्कुकंद रोग है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हैं, वो इस वायरॉइड के कारण उत्पन्न होती है। क्या होते हैं वायरॉइड के गुण? पहला गुण, इसमें आरएनए पाया जाता है। पहली बार वायरॉइड्स में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। और आरएनए में भी एसएसआरएनए का मतलब सिंगल स्ट्रैंड राइबोन्यूक्लिक अम्ल, सिंगल स्ट्रैंड राइबोन्यूक्लिक अम्ल एसएसआरएनए पाया जाता है। इसके चारों ओर कोई किसी प्रकार का प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण है वो नहीं पाया जाता है। तीसरा गुण, ये ऐसे सूक्ष्म रोगजनक हैं जो केवल और केवल पौधों को संक्रमित करते हैं, बाकी किसी में ये रोग फैलाने का कार्य नहीं करते। ओनली इन्फेक्टेड इनटू प्लांट। तो पादप पैथोजन के रूप में काम करते हैं और ये भी वायरस की तरह ही ऑब्लिगेट पैरासाइट अविकल्पी परजीवी होते हैं। जब पादप को संक्रमित करेगा तो ये सर्वाइव कर सकेगा, अन्यथा नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें आलू का तर्कुकंद रोग इस वायरॉइड के कारण होता है। दूसरा एक है नारियल का कड़ंग रोग। ये जो कड़ंग डिजीज नारियल में होती है, कोकोनट में, ये वायरॉइड्स के कारण होती है। तो वायरॉइड्स के इस प्रकार के अति सूक्ष्म वर्ताकार एकल सूत्रीय एसएसआरएनए वाले ऐसे अणु या कण हैं जो केवल और केवल पादपों को संक्रमित करने का कार्य संपादित करते हैं। वायरॉइड की तरह ही एक और कण होते हैं जिसका नाम है प्रियोन। वायरॉइड की डेफिनेशन की नीचे बोर्ड पर मैंने डबल अंडरलाइन करके लिखा है प्रियोन। क्या होते हैं प्रियोन? ये प्रियोन संक्रमणकारी प्रोटीन के कण है। संक्रमणकारी प्रोटीन कण, इन्फेक्टेड प्रोटीन ग्रेन्यूल से। कौन? प्रियोन। और प्रियोन की खोज
सन 1982 में एसबी प्रूजिनर ने भेड़ एवं बकरी के स्क्रेपी रोग में संक्रमणकारी प्रोटीन कण के रूप में की और इसी प्रियोन की खोज के कारण 1997 में एसबी प्रूजिनर को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। प्रियोन एक प्रोटीन में संक्रामक कण है जिसको शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो PIP का मतलब क्या हुआ? प्रोटीनियस इन्फेक्टस पार्टिकल या प्रोटीन में संक्रामक कण जिसको स्लो वायरस या पंजलिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक प्रियोन से पादपों में कोई किसी प्रकार की बीमारी की जानकारी हाल फिलहाल नहीं है, ठीक है। ये केवल और केवल जंतुओं में रोगजनक के रूप में कार्य करता है। पौधों में अभी तक इसकी कोई जानकारी प्राप्त अभी तक नहीं हुई है और इसमें कोई किसी प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ठीक। ओके, थैंक यू। ये थे आपके कुछ रोगजनक जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन करवाया। अब आगे हम बात करेंगे कौन कौन से रोग कारक हैं, कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु के कारण कौन सी बीमारियां होती है, विषाणु के कारण कौन सी होती है, जीवाणु के कारण कौन सी होती है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा कौन सी होती है और कवकों के द्वारा अधिकांश होने वाली बीमारियों के नाम, उसका रोग कारक और उसके लक्षण के बारे में अगले वीडियोज में आपको बताएंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू। थोड़ा वीडियो ब्लर आ रहा है, सॉरी, कल आपको थोड़ा व्यवस्थित में बना के बता दूंगा। लाइट नहीं होने की वजह से ऐसा हो पाया, सो सॉरी। ओके, थैंक यू।